नमस्कार। आज हम दिल्ली से आई एक काफी चिंताजनक खबर पर बात कर रहे हैं। जी। लाल किला जो एक ऐतिहासिक धरोहर तो है ही, शहर का एक बहुत अहम और कहना चाहिए संवेदनशील केंद्र भी है। बिल्कुल। उसके ठीक पास एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ है शाम के वक्त। इसने दिल्ली को एकदम दहला दिया। हाँ, ये खबर वाकई में स्तब्ध करने वाली है। शाम का वक्त, और वो भी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका, मतलब जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। जी। ऐसे में ये धमाका होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। हमारे पास इस घटना से जुड़ा एक समाचार स्क्रिप्ट है जिसमें कुछ शुरुआती तथ्य और जानकारी है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि हुआ क्या, कहाँ हुआ, इसका फौरन असर क्या दिखा और अब मतलब जांच किस तरफ जा रही है। हम सिर्फ वही बात करेंगे जो स्रोत में है। बिल्कुल सही। देखिए, इस तरह की घटनाओं के बाद जो शुरुआती घंटे होते हैं वो बहुत अहम होते हैं। हाँ। जानकारी धीरे धीरे साफ होती है, कई बार थोड़ी कंफ्यूजिंग भी होती है शुरुआत में। सही कहा। तो हमारा काम है कि जो जानकारी उपलब्ध है उसे ठीक से समझें, उसकी परतें खोलें। तो चलिए सीधे घटना पर ही आते हैं। स्रोत के मुताबिक ये धमाका हुआ आज शाम लगभग 6 बजे। 6 बजे। टाइमिंग भी देखिए, ये तो पीक आवर होता है, लोग ऑफिस से घर लौट रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल। और जगह है लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1 के पास। अच्छा। अब ये जगह सिर्फ मेट्रो स्टेशन की वजह से नहीं, बल्कि पास में चांदनी चौक है, लाल किला है, मतलब दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है। हाँ, बहुत भीड़ होती है। सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है। बताया जा रहा है कि धमाका एक कार में हुआ। जी। और इसकी तीव्रता मतलब जोर बहुत ज्यादा था। रिपोर्ट में है कि धमाका इतना तेज था कि आसपास की बिल्डिंग्स, दुकानों के शीशे टूट गए। हाँ, ये शीशों का टूटना, खासकर अगर वो थोड़ी दूर की इमारतों के भी टूटे हैं, तो ये दिखाता है कि विस्फोट की जो शॉक वेव थी, जो दबाव था, वो कितना ताकतवर था। अच्छा। इससे अंदाजा लगता है कि ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था। इसकी आवाज और कंपन काफी दूर तक महसूस हुई होगी। कुछ चश्मदीदों ने बताया भी ऐसा। और जो सबसे दुखद बात है वो है इसका फौरी असर। शुरुआती जानकारी जो है उसमें कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 8 मौतें, ये आंकड़ा तो बहुत ही भयावह है। जी। किसी भी समाज के लिए ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसी घटनाओं में हताहतों की संख्या अक्सर शुरुआती रिपोर्ट के बाद बदलती है। हाँ, ये होता है। उम्मीद तो यही है कि ये संख्या और ना बढ़े, लेकिन 8 लोगों की जान जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। एक बात ये रही कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो फौरन हरकत में आईं। दमकल विभाग की गाड़ियां, पुलिस टीमें वो तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने और घायलों को निकालने का काम तेजी से शुरू किया गया। ये बहुत जरूरी है। किसी भी ऐसी आपदा में या हमले में वो गोल्डन आवर वाली बात होती है ना। हाँ हाँ। मतलब शुरुआती 1 घंटा। हाँ। जितनी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो, जान बचाने की संभावना उतनी बढ़ जाती है। सही। तो फायर ब्रिगेड का आग पर काबू पाना, हाँ। पुलिस का घटनास्थल को सिक्योर करना, ये पहले और सबसे जरूरी कदम होते हैं, ताकि और नुकसान ना हो और सबूत भी बचे रहें। आपने घटनास्थल के महत्व की बात की। लाल किला मेट्रो स्टेशन, पास में वो भीड़ भरा बाजार, जी। ये दिल्ली के सबसे व्यस्त इलाकों में से हैं। सुरक्षा की नजर से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, एक तरफ ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की जगह लाल किला, दूसरी तरफ रोज लाखों लोग जहां से गुजरते हैं वो मेट्रो स्टेशन, हाँ। और तीसरी तरफ वो घना पुराना बाजार। हाँ। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये इसे एक तरह का सॉफ्ट टारगेट बनाता है। अच्छा। यहाँ पर सुरक्षा बनाए रखना, निगरानी करना, किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पकड़ना, ये बहुत मुश्किल काम है। स्रोत में कुछ चश्मदीदों के बयान भी हैं। एक व्यक्ति का कहना है, हमने एक जोरदार धमाका सुना, लगा जैसे पूरा इलाका हिल गया। ये बयान घटना की भयावहता बताते हैं। पूरा इलाका हिल गया, मतलब सिर्फ आवाज नहीं थी, वो कंपन महसूस हुई होगी जमीन में। जी। ये लोगों के मन में जो डर बैठ गया होगा उसे भी दिखाता है। एक और चश्मदीद का कहना है, आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ गईं और जलने लगीं। ये पॉइंट जांच के लिए बहुत अहम होगा। आग का इतनी तेजी से फैलना, ये कई तरफ इशारा कर सकता है। जैसे क्या विस्फोटक में ही कोई ज्वलनशील पदार्थ मिलाया गया था, या फिर कार का अपना फ्यूल टैंक फटने से आग लगी और फैली, या एक के बाद एक गाड़ियों के फ्यूल टैंक फटे। अच्छा,
ये सब जांच में पता चलेगा। हाँ, फोरेंसिक जांच से ही साफ होगा कि आग लगने की असल वजह क्या थी और वो इतनी तेजी से फैली क्यों। अगर हम टाइमलाइन देखें तो शाम करीब 6 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को धमाके की पहली कॉल मिली। जी, और सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को रवाना कर दिया गया। ये दिखाता है कि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम काम तो कर रहा था। कितना इफेक्टिव था वो बाद में पता चलेगा, पर पहली प्रतिक्रिया हुई। दिल्ली पुलिस ने फौरन पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। क्यों करते हैं ऐसा? इसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो घटनास्थल को सुरक्षित करना ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो पाए। ठीक है। विस्फोटक के टुकड़े, कार के हिस्से, हर छोटी चीज अहम सुराग हो सकती है। और दूसरा, आम लोगों को खतरे से दूर रखना। हो सकता है कोई और डिवाइस हो या स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो गया हो, तो घेराबंदी जरूरी है। इसके बाद एक बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मतलब पूरे एनसीआर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हाँ। इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों किया जाता है? हाई अलर्ट का मतलब है कि सारी सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस फोर्स, जो महत्वपूर्ण जगह हैं, सबकी सुरक्षा एकदम बढ़ा दी जाती है। अच्छा। नाकेबंदी टाइट कर दी जाती है, पेट्रोलिंग बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक जगह हमला होता है तो ये डर रहता है कि कहीं ये किसी बड़ी कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं, कहीं और भी हमले हो सकते हैं। तो ये एक एहतियाती कदम है ताकि कोई और अनहोनी ना हो। अब आते हैं जांच पर। दिल्ली पुलिस तो है ही, साथ में एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी, वो भी इसमें शामिल हो गई है। जी। एनआईए का इस जांच में आना ये क्या दिखाता है? एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भारत की प्रीमियर एंटी टेरर एजेंसी है। बनी ही थी मुंबई हमलों के बाद, खासतौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए। हाँ। तो किसी धमाके की जांच में एनआईए का शामिल होना ये आमतौर पर यही संकेत देता है कि इसे सिर्फ एक हादसा या कोई आम क्राइम नहीं माना जा रहा, मतलब गंभीर मामला है। बिल्कुल। एजेंसियां इसमें टेररिज्म या किसी संगठित समूह का एंगल भी देख रही हैं। ये घटना की गंभीरता को दिखाता है। और शुरुआती शक भी कुछ ऐसा ही है। लग रहा है कि ये धमाका किसी कार बॉम्ब या कोई और विस्फोटक उपकरण, मतलब आईईडी जिसे कहते हैं, उससे किया गया हो। हाँ, आईईडी का शक, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसका मतलब है कि विस्फोटक को खास मकसद से तैयार करके प्लांट किया गया या गाड़ी में रखकर उड़ाया गया। ये एक सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है, ना कि कोई अचानक हुई घटना। अब जांचकर्ता ये पता लगाएंगे कि विस्फोटक कौन सा था, कैसे फटा, वो कार किसकी थी, कहां से आई थी। और इस शक को और गहरा करती है एक और खबर जो हमारे स्रोत में है। जी। हरियाणा के फरीदाबाद में, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। हो, 350 किलो? हाँ। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई लिंक हो सकता है? ये अमोनियम नाइट्रेट कितना खतरनाक होता है? ये एक बहुत ही गंभीर डेवलपमेंट है और जांच एजेंसियां जरूर इन दोनों के बीच कनेक्शन तलाशेंगी। अमोनियम वैसे तो एक इंडस्ट्रियल केमिकल है, खाद और माइनिंग के विस्फोटकों में इस्तेमाल होता है। हाँ, सुना है। लेकिन कुछ और चीजों के साथ मिलाकर ये एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक बन सकता है। दुनिया भर में कई आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल हुआ है क्योंकि आसानी से मिल जाता है। अच्छा। और 350 किलो, ये बहुत बड़ी मात्रा है। दिल्ली के इतने पास इतनी बड़ी खेप मिलना, और वो भी इस धमाके के समय के आसपास, ये सिर्फ इत्तेफाक है या किसी बड़े साजिश का हिस्सा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। सही। लेकिन ये जांच का एक बहुत अहम एंगल है। ये इंटेलिजेंस पर और इन केमिकल्स की आवाजाही पर कंट्रोल को लेकर भी सवाल खड़े करता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो मैसेज आया है उसमें लोगों से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने को कहा गया है। हाँ, और ये एक जरूरी संतुलन है। देखिए, ऐसी घटनाओं के बाद डर और अनिश्चितता तो फैलती ही है, स्वाभाविक है। प्रशासन का काम है लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाना, लेकिन साथ ही उन्हें सावधान भी करना। सतर्कता मतलब अपने आसपास ध्यान रखना, कोई भी अजीब चीज दिखे तो बताना, ये नागरिक जिम्मेदारी भी है और सुरक्षा के लिए जरूरी भी। जी। डर फैलाने से पैनिक फैलता है, जिसका फायदा गलत लोग उठा सकते हैं। इसी सतर्कता के लिए दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने कुछ खास अपीलें भी जारी की हैं। पहली, कि कोई भी लावारिस चीज जैसे कोई बैग हो, टिफिन हो, पैकेट हो, उसे छुएं नहीं। ये बिल्कुल बेसिक लेकिन जान बचाने वाली सलाह है। अक्सर विस्फोटक ऐसी ही आम दिखने वाली चीजों में छुपाए जाते हैं। हाँ। उन्हें छूने या हिलाने से वो फट सकते हैं। सबसे सेफ है उनसे दूर रहें और फौरन पुलिस को बताएं। दूसरी अपील है कि अगर आसपास कोई भी संदिग्ध गतिविधि या कोई व्यक्ति दिखे तो फौरन 100 या 112 नंबर पर पुलिस को खबर दें। बिल्कुल, नागरिक जो हैं वो सुरक्षा तंत्र की आंख और कान होते हैं।
कई बार लोगों की दी हुई एक छोटी सी जानकारी भी किसी बड़ी घटना को टाल देती है। सही बात है। पहचान गुप्त रखने का भी इंतजाम होता है, तो बिना डरे सूचना देनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि फिलहाल भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जैसे बाजार, मॉल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब्स पर जाने से बचें, अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो। ये एक तात्कालिक सावधानी का उपाय है। जैसा हमने पहले कहा, जब तक हमले की पूरी तस्वीर साफ न हो, ये डर बना रहता है कि कहीं और हमले भी हो सकते हैं। हाँ, खासकर भीड़ वाली जगहों को निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए कुछ समय के लिए ऐसी जगहों से बचना समझदारी है। और एक बहुत ज़रूरी अपील कि सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों से मिली जानकारी पर ही यकीन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और न उन्हें फैलाएं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये शायद सबसे ज़रूरी सलाह है। बिल्कुल। ऐसी घटनाओं के बाद गलत सूचनाएं, अटकलें, अफवाहें ये जंगल की आग की तरह फैलती हैं। हाँ, बहुत तेज़ी से। बल्कि कई बार जांच को भी भटका सकती हैं या समाज में माहौल खराब कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सिर्फ पुलिस, प्रशासन या जो स्थापित जिम्मेदार मीडिया हाउसेज हैं, उनकी जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। स्रोत में ये सवाल भी उठाया गया है, जिसका इशारा आपने भी किया था, कि क्या ये किसी आतंकी हमले की शुरुआत हो सकती है? देखिए, जैसा हमने डिस्कस किया, घटनास्थल का चुनाव ऐतिहासिक, भीड़-भाड़ वाला, संवेदनशील। विस्फोट का तरीका संभावित कार बम या आईईडी, एनआईए का जांच में शामिल होना, और फिर फरीदाबाद में वो एमोनियम नाइट्रेट मिलना, जी, ये सारे पहलू आतंकवाद के एंगल की तरफ इशारा तो करते हैं। लेकिन जब तक जांच पूरी ना हो, पुख्ता सबूत न मिले, तब तक कुछ भी पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। ये जांच एजेंसियों का काम है। हाँ, वो हर एंगल से देख रहे होंगे। बिल्कुल, वो पर्सनल दुश्मनी से लेकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म तक हर संभावना को खंगाल रहे होंगे। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। तो आज हमने दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विस्फोट से जुड़ी जो शुरुआती जानकारी थी, उसका विश्लेषण किया। जी, हमने घटना का विवरण देखा, उसका फौरन और दुखद असर, जांच की शुरुआती दिशा जिसमें एनआईए और अमोनियम नाइट्रेट कनेक्शन जैसे पहलू हैं, और प्रशासन की सुरक्षा सलाह पर बात की। ये साफ है कि अभी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। निश्चित रूप से। और ऐसी घटनाएं हमें एकदम झकझोर कर रख देती हैं। ये याद दिलाती हैं कि सुरक्षा को हम हल्के में नहीं ले सकते। सही कहा। व्यक्तिगत सतर्कता, अपने आसपास पर नजर रखना, अफवाहों से बचना, जिम्मेदार नागरिक बनना, ये सब हमारी सामूहिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। जी। हमारी आज की बातचीत का मकसद भी यही था कि जो तथ्य सामने आए हैं उन्हें समझें और उनके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर विचार करें, जैसे कि स्रोत में बताया गया है। इस घटना के जो फौरी और दुखद नतीजे हैं, उनसे अगर हम थोड़ा आगे बढ़कर सोचें तो ये हमें कुछ बुनियादी सवालों पर सोचने को मजबूर करती हैं। दिल्ली जैसे इतने घने बसे हुए, ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण शहर में सुरक्षा की चुनौतियां कितनी जटिल हैं। बहुत ज्यादा। खासकर तब जब फरीदाबाद में इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीज जो आसानी से मिल सकती है, वो पकड़ी जाती है। जी। क्या ये घटनाएं हमारी जो शहरी सुरक्षा की योजनाएं हैं, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम्स हैं और संकट के समय में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, उस पर गहरे सवाल नहीं खड़े करती? बिल्कुल करती हैं। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये हमारी तैयारियों और भविष्य की रणनीतियों पर सोचने का मनन करने का एक दुखद मौका है। इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।